अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 25। ये कॉम्बिनेटरिक्स पे हमारा आखिरी लेक्चर होगा और इसमें हम जनरलाइज कॉम्बिनेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन क्या होती है। हमने ये देखा था कि अगर हमने एक सेट से कॉम्बिनेशन लेने हो जहाँ पे हर सेट में से हम मल्टीपल आइटम जो है वो चूज कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला जो है वो इसके बराबर होता है और ये दो फार्मूलाज जो है ये आपस में बराबर। इसकी हमने रीजन भी देखी थी कि वो रीजन क्या है, उसको एक दफा दोबारा जो है वो रिकैप करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास n कैटेगरीज हैं और n कैटेगरीज में से हमने ऑब्जेक्ट चूज करने हैं और r की वैल्यू जो है वो यूजुअली n से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमने r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं और उनको n कैटेगरीज में पुट करना है। n कैटेगरीज में पुट करने के लिए हमें n-1 बार्स चाहिए। लाइक हमने ये कन्वेंशन जो है वो यूज की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जब हम ये एक बार यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमें दो सेल्स के अंदर डिवाइड कर देगा। अगर हम दो बार्स लगाएंगे तो वो तीन सेल्स के अंदर डिवाइड कर देगा। और हमारे जो स्टार्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो पहला स्ट्रिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास पहली कैटेगरी में एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी कैटेगरी में भी एक ऑब्जेक्ट है, तीसरी कैटेगरी में दो ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह ये वाली स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि पहली कैटेगरी में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी में एक ऑब्जेक्ट है, तीसरी में एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल पोजीशंस जो होंगी वो कितनी होंगी, वो r+n-1 होंगी। और r+n-1 जो पोजीशंस हैं उसमें से या तो हम ये करें कि हम r पोजीशंस चूज कर लें अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए और बाकी जो n-1 पोजीशंस बच जाएंगी उसमें ऑटोमेटिकली हमारी बार जो है वो आ जाएगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि जो r+n-1 पोजीशन हैं उनमें से हम n-1 पोजीशन जो है बार के लिए चूज करते हैं और बाकी जो r पोजीशन बचेंगी उस पर ऑटोमेटिकली स्टार्स आ जाएंगे या ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और हमारे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं होगी। इसी वजह से हमारे ये दो फार्मूलेज जो हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं कि टोटल हमारे पास n+r-1 पोजीशन है, उसमें से यहाँ हम n-1 पोजीशन जो है वो अपनी बार के लिए चूज करते हैं और बाकी स्टार लग जाएंगे। यहाँ टोटल n+r-1 पोजीशन में से r जो पोजीशन हैं वो ऑब्जेक्ट्स के लिए चूज करते हैं और बाकी जो पोजीशन होंगी उसके लिए हमारे जो हैं वो बार्स लग जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है जिसमें 100 पीसेज ऑफ कैंडी हैं फ्रॉम 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडी। सॉरी, हम हमारे पास 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडी हैं और उसमें से हमने 100 पीसेज ऑफ कैंडी जो है वो चूज कर। तो अब जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं वो हमारे पास 30 हैं और जितने हमने चूज करने हैं वो r है, उसकी वैल्यू जो है वो 100 के बराबर, यानी r की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी, n की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। इसको हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे कि r+n-1, n 30 था तो n-1 जो है वो 22 है और हमने चूज कितनी कैंडीज करनी है, हमने 100 कैंडीज जो है वो चूज करनी है। तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वो वेज आ जाएंगे कि जितने वेज के अंदर आप उन कैंडीज को चूज कर। इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि अगर इसी एग्जांपल में हाउ मेनी वेज इफ आई मस्ट हैव एटलीस्ट वन पीस ऑफ ईच टाइप। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। इसमें हो ये रहा है कि आपने 100 पीसेज ऑफ कैंडीज जो है वो चूज करने हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने हर टाइप में से कम जो है वो एक कैंडी चूज करनी है। तो एक कैंडी अगर चूज करनी है तो देर आर 30 टाइप्स में से अगर आप एक एक कैंडी जो है वो चूज कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 30 कैंडीज जो है वो आपने चूज कर ली, उसके लिए आपके पास सिर्फ एक वे था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वन कैंडी फ्रॉम ईच टाइप चूज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक वे है। तो आप जो आर है उसमें से 30 को माइनस करते हैं, यानी आर जो है वो इस वक्त आपका जो है वो पहले 100 था तो वो 100-30 रह गया। तो बाकी जो वैल्यूज हैं वही रहेंगी कि अब आपने बाकी कितनी चूज करनी है, यानी आपने 30 कैंडीज जो है वो चूज कर ली बाय पिकिंग वन कैंडी फ्रॉम ईच टाइप और बाकी जितनी चूज करनी है वो 70 है। आर की वैल्यू 70 हो जाएगी और एन जो है नंबर ऑफ कैटेगरीज 30 थी और n-1 29 रह जाएगा। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से आप इसको वेरी कर सकते हैं कि अगर आपको से ये कहा जाए कि आपने 100 कैंडीज चूज करनी है एंड यू हैव टू पिक एटलीस्ट 2 कैंडीज फ्रॉम ईच टाइप। अगर आपने 2 कैंडीज फ्रॉम ईच टाइप चूज करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 60 आपको जो है वो चूज करनी पड़ेंगी, और उन 60 को चूज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि आप हर एक कैटेगरी में जाएं और उसमें से 2-2 कैंडीज चूज कर लें। बाकी जो है वो 40 बचेंगे और आर की वैल्यू उस केस में आपके पास 40 रह जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं कि कब आपने जनरलाइज कॉम्बिनेशन को यूज करना है और उसमें क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जनरलाइज कॉम्बिनेशन में होता ही है कि आपने सारी स्लॉट्स जो है उनको फिल करना होता है बाय सिलेक्शन फ्रॉम वन कैटेगरी जो है वो अलाउड है। लाइक जो इससे पहले हमने एग्जांपल देखी उसमें ये भी हो सकता था, उसका जो पहला केस था एग्जांपल का कि हमने 100 कैंडीज चूज करनी थी, या कल जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखी थी कि आपके पास मल्टीपल बिल्स थे, $1 का बिल था, $5 का बिल था, $2 का बिल था, 50 का था, 20 का था, 100 का था, और उसमें से आपने कुछ बिल्स चूज करने थे। या ये एग्जांपल जो भी हम देख चुके हैं उसमें आपने ये था कि आपने 100 कैंडीज चूज करनी थी, तो ये बड़ा पॉसिबल है आपके लिए, ये परमिसिबल है कि आप 100 कैंडीज जो है वो एक ही टाइप की चूज कर लें, बजाय इसके कि 30 डिफरेंट काइंड से लें, अनलेस के आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, जिस तरह इसी एग्जांपल के दूसरे पार्ट में हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपने हर टाइप में से कम एक कैंडी जो है वो चूज करना। और दूसरा इसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक ये होती है कि आपके पास ये पॉसिबल होता है कि जितनी आपके पास कैटेगरीज हैं उससे ज्यादा स्लॉट्स हों। लाइक जिस तरह आपके पास 30 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थी, सॉरी 30 टाइप्स ऑफ कैंडीज थी, और आपके पास स्लॉट्स कितनी थी जो आपने फिल करनी थी, वो 100 थी, यानी आपने 100 कैंडीज चूज करनी थी फ्रॉम 30 डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद एक इक्वेशन की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स 11, और जिसमें सारी वैल्यूज जो होंगी वो इंटीजर होंगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और x3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले तो जो है वो आप जो अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दूर करते हैं। लाइक अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो आप ये करेंगे कि x1 में से भी 1 माइनस कर देंगे और 11 में से भी 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आप x2 में से भी 2 माइनस कर देंगे, और आपके पास जो 11 जो बाकी वैल्यू बची हुई होगी 11 में से 1 माइनस करने के बाद उसमें से भी 2 माइनस कर देंगे। सेम गोज फॉर x3। तो ये रिस्ट्रिक्शन को आप दूर करेंगे तो आपके पास x1 में से आप माइनस कर रहे हैं, x1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 यानी 0 से बड़ा होगा, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी ये इसको भी आप 0 पे ले आते हैं, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी 0 पे ले आते हैं। इसी तरह x3 की रिस्ट्रिक्शन जो है उसको भी 0 पे ले आते हैं। तो आप ये कर रहे हैं कि x1 में से 1 माइनस कर रहे हैं, x2 में से 2 माइनस कर रहे हैं, x3 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो यही तीन वैल्यूज जो है वो आपको 11 में से भी माइनस करनी पड़ेंगी। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जिसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो ये होगी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स 5। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है कि r जो होगा उसमें 5 होगा, n जो होगा वो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और n माइनस ये -1 जो है वो n -1 की वजह से आया, और उसमें से r आपने चूज करना है। लाइक ये 7 चूज 5 हो जाएगा, और 7 चूज 5 जो है वो 7 चूज 2 के बराबर होता है, और इसका जो आंसर है वो 21। इस एग्जांपल में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये जो है किस तरह से जनरलाइज कॉम्बिनेशन के बराबर है, किस तरह से इसके ऊपर हमने वो फार्मूला लगाया जो हम जनरलाइज कॉम्बिनेशन से लगाते हैं। तो उसको देखने के लिए इसी एग्जांपल को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो देखते हैं। तो लाइक हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है ये 5 के बराबर है। इसको आप इस तरह से जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं जो कि आपने 3 बच्चों के दरमियान तकसीम कर। तो इसको अगर आप उसी तरह से देखेंगे तो
आपके पास जो है इस तरह का सोल्यूशन जो है वो आपके ज़हन में बनेगा कि आपके पास जो है वो आर ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टार जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आपके पास 2 बार्स हैं। 2 बार्स इसलिए हैं ताकि वो आपको 3 सेल्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो लाइक ये जो सोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहला जो चिल्ड्रन है उसको आपने 2 चॉकलेट्स दी, दूसरे को 1 चॉकलेट दी और तीसरे को आपने 2 चॉकलेट्स दी। तो ये एग्जैक्टली वही इसी तरह का सिनेरियो है जो हमने जनरलाइज्ड कॉम्बिनेशन में देखा था। तो इसको अगर आप ऐड अप करेंगे कि 2 स्टार्स प्लस 1 स्टार प्लस 2 स्टार, तो ये भी इक्वल 5 आ जाएगा और ये आपकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एग्जैक्टली उसी वजह से हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हमारे पास वी कैन आइदर चूज 5 पोजीशन आउट ऑफ 7 पोजीशन फॉर चॉकलेट, और बाकी जो 2 पोजीशन रह जाएंगी वो बार के साथ फिल हो जाएंगी। वो आपको बताएंगे कि किस बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिले हैं, तो ये आपके पास 7 चूज 5 हो जाएगा। या अल्टरनेटली आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास 7 अवेलेबल पोजीशंस हैं उसमें से आप 2 पोजीशन जो है वो अपने बार से सिलेक्ट कर सकते हैं, बार्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो 5 पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्टार के साथ फिल हो। उसके बाद ये है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस, यानी ऐसे बॉक्सेस जिनके ऊपर कोई निशानी लगी हुई है कि जिनके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है, तो इसमें भी 2 सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि लेबल्ड हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी डिस्टिंग्विशेबल हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, लेकिन जो बॉक्सेस हैं वो दोनों केसेस में जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है। तो पहली एग्जांपल ये है कि आपके पास जो है वो 52 कार्ड का एक डेक है, उसमें से आपने 4 प्लेयर्स जो है उनको 5-5 कार्ड्स जो है वो डील करने हैं। तो कितने तरीके में, कितने यूनिक तरीके में आप ये डील कर सकते हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से देखेंगे। कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहला जो हमारे पास प्लेयर होगा उसको 5 कार्ड हम देंगे, तो ये 50 चूज सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 52 चूज 5। तो जब हमने पहले जो प्लेयर है उसको 5 कार्ड दे दिए तो हमारे पास रह जाएंगे 47 कार्ड। तो दूसरे प्लेयर को जब हमने कार्ड्स देने हैं वो आ जाएंगे 47 चूज 5। इसी तरह तीसरे प्लेयर के लिए आ जाएंगे 42 चूज 5, और आखिरी प्लेयर के लिए जो हमारे पास कार्ड्स बचेंगे वो आ जाएंगे 37 चूज 5। उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी उनके ऊपर कोई लेबल नहीं है, लेकिन हमने उसको इन डिस्टिंग्विशेबल बिन्स के अंदर डालना है, या डिस्टिंग्विशेबल जो बॉक्सेस हैं उनके ऊपर डालना है। जो बाल्स हैं वो 10 हैं लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसके ऊपर जो है ये भी एग्जैक्टली वही फार्मूला लगेगा कि आपके पास जो है वो जनरलाइज कॉम्बिनेशन का जहाँ पे रेपिटेशन अलाउ होगी। तो इसको भी अब आप उसी तरह से देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो 10 बॉल्स हैं और उसको आपने 8 बिन्स में डालना है। तो 8 बिन्स में डालने का मतलब ये है कि आपने 7 बार्स जो है वो जो चूज करनी है। लाइक आपके पास जो बॉल्स होंगी उनको आप स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास पहली बॉल के लिए एक स्टार आ गया, फिर दूसरी बॉल के लिए एक स्टार आ गया, फिर तीसरी बॉल के लिए एक स्टार आ गया, चौथी के लिए आ गया, एंड सो ऑन। और ये आपके पास जो 10th बॉल है इसके लिए एक स्टार आ गया। उसके बाद आपने ये चूज करना है कि इसको अगर हमने 8 बिन्स के अंदर डिवाइड करना है तो आपने बार्स जो है वो कहाँ कहाँ पे लगानी है। आपकी कितनी बार्स आएंगी, 8-1 यानी 7 बार्स आएंगी। लाइक अगर मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ इसका मतलब ये है कि पहले बिन के अंदर मेरी 3 बाल्स है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ और दूसरा जो मैं बार है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि दूसरे बिन के अंदर मेरी 2 बाल एंड सो ऑन। इसी वजह से, इसी एनालॉजी की वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे हमने जनरलाइज कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो यूज किया। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स इनटू इनडिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस, यानी जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने डिवाइड करना है या प्लेस करना है वो तो डिस्टिंग्विशेबल हैं, लेकिन जो बॉक्सेस हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, उनके ऊपर कोई लेबल नहीं है। इसकी आप एक एग्जांपल देखें कि अगर आपके पास 4 एम्प्लॉइज हैं और आपने उनको 3 ऑफिस के अंदर जो है वो प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि आपके जो वो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में प्लेस कर सकते हैं, यानी आपका कोई एक जो ऑफिस है वो चारों एम्प्लॉइज को भी होल्ड कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 1 को भी कर सकता है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सारे एम्प्लॉइज एक ऑफिस में डाल दें, बाकी 3 को खाली छोड़ दें, या आप एक एक
और 2 का कॉम्बिनेशन ले लें या आप 2 1-1 का कॉम्बिनेशन ले लें, कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो आप ले सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई क्लोज फॉर्म फार्मूला नहीं है, लेकिन एक फार्मूला जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको समेशन से हम सॉल्व करते हैं कि हम ये कहते हैं कि लेट एस एन जे डिनोट द नंबर ऑफ वेज टू पुट एन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स टू जे indistinguishable boxes when no box is empty। ठीक है, यानी एस एन जे जो है वो नंबर ऑफ वेज बताया गया कि अगर आपने एन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो जे बॉक्सेस में डालना है, जहाँ पे एन हमने बताया कि एन जो है डिस्टिंग्विशेबल है और जे जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और इस एग्जांपल के सिनेरियो में इसका मतलब ये है कि जो 3 ऑफिसेज हैं, उनके ऊपर कोई लेबल नहीं है, वो एग्जैक्टली एक ही तरह के ऑफिसेज हैं और उनके ऊपर ना कोई नंबरिंग है और ना कोई लेबल। तो एस एन जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ वेज टू पुट एन ऑब्जेक्ट्स इनटू जे बॉक्सेस, जहाँ पे एन डिस्टिंग्विशेबल है और जे जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये फार्मूला जो है इसको स्ट्रेलिंग नंबर भी कहते हैं ऑफ सेकंड काइंड। इसके बारे में अगर आपने मजीद पढ़ना है तो आप बुक को थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं। अब होगा ये कि अगर हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, लाइक इसमें एस एन वन का मतलब ये होगा या एस फोर वन का मतलब ये होगा कि आपने चारों एम्प्लॉइज को एक ऑफिस में डालना है। एस फोर टू का मतलब ये होगा कि चारों एम्प्लॉइज को आपने 2 ऑफिस में डालना है, सच दैट के दोनों में से कोई भी एम्प्टी ना हो। और 4-3 का मतलब ये होगा कि 4 एम्प्लॉइज को आपने 3 ऑफिस में डालना है, जहाँ पे कोई भी ऑफिस जो है वो एम्प्टी ना हो। तो टोटल सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास S41 प्लस S42 प्लस S43 होगा। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे और उसके अलावा इसको एक डिफरेंट तरीके से इसी एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे। ये जो समेशन है ये वही चीज है कि हमारा टोटल सोल्यूशन जो है वो S41 प्लस S42 प्लस S43 के बराबर है। लाइक एस एंड जे को हम सम करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे। तो यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है ये एस एन जे के लिए है, यानी S41 के लिए है, जो कि सिर्फ इतने फार्मूले के साथ परटेन करेगी। लाइक फार्मूले का ये वाला जो पार्ट होगा इससे हम कैलकुलेट करेंगे S41 को, S42 को, S43 को, उसके बाद हम सम करेंगे तो हमारे पास ये समेशन जो है ये भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी सम करने के बाद इस समेशन का सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो S41 जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 4 एम्प्लॉइज को हमने एक ही ऑफिस के अंदर जो है वो प्लेस करना है, सच दैट के कोई भी ऑफिस एक में से खाली ना रह जाए। तो एक में से खाली नहीं रहेगा क्योंकि 4 को आपने एक ही में प्लेस करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो है वो 1 होंगे। उसके बाद अगर आपने 4 एम्प्लॉइज को 2 ऑफिसेज में प्लेस करना है तो उसको अगर आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 7 वेज होंगे। और अगर आपने 3 ऑफिसेज में इस तरह से प्लेस करना है कि नो ऑफिस रिमेन्स एम्प्टी, तो उसके लिए आपके पास 6 वेज होंगे। तो आपका जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो इन तीनों का एडिशन होगा विच इज इक्वल टू 14। अभी हम ये करते हैं कि इसी एग्जांपल को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लाइक अगर आप ये कहें कि आपके पास 4 एम्प्लॉइज हैं तो उसको आप और एम्प्लॉइज जो हैं चूंकि डिस्टिंग्विशेबल हैं तो उसको आप एक सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक सेट एस है जिसमें 4 एम्प्लॉइज जो होल्ड कर रहे हैं। पहला एम्प्लॉई जो है वो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने इस सेट को जो है वो पार्टीशन करना है इस तरह से कि आपके पास एट मोस्ट जो है वो 3 पार्टीशन हो। 3 पार्टीशन एट मोस्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिसेज जिसमें आप प्लेसमेंट कर सकते हैं वो 3 है। तो इसलिए 3 से ज्यादा पार्टीशन हमने नहीं करनी है, 3 से ज्यादा पार्टीशन पे हमने नहीं जाना। तो पार्टीशन का मतलब ये होता है कि आप सेट को डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उन जो सेट्स जितने भी आपने डिवीजन किए हैं उनका अगर आप यूनियन लें तो वो आपके पास जो सेट जिसको आपने पार्टीशन किया था उसके बराबर आ जाएगा। यानी एस की पार्टीशन मैं करूंगा जितनी भी, अगर मैं एस की पार्टीशन करता हूँ तो उन पार्टीशन का यूनियन जो है वो एस के बराबर आ जाएगा। अब हर एक जो पार्टीशन है उनका जो पेयर वाइज इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। लाइक उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टीशन है वो कितनी है। लाइक एक पार्टीशन तो ये है कि मैं सारे सेट को एक ही पार्टीशन में रख लूं और बाकी और कोई पार्टीशन ना।
ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है कि अगर आपने चारों एम्प्लॉइज को एक ही ऑफिस के अंदर जो है वो अकोमोडेट करना, उसके बाद मैं ये पार्टीशन कर रहा हूँ कि एक पार्टीशन में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, एक में 1 एलिमेंट है, तो इसके बाद इसके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये मेरे पास 4 बन रहे हैं। उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि 2 जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक ऑफिस में रख रहा हूँ, बाकी 2 को एक ऑफिस में रख रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो अगर हम इन 2 लाइंस को देखें तो ये उस केस के साथ जो है वो रेलिवेंट है जहां पे हमने ये कहा था कि हम 4 एम्प्लॉइज को प्लेस करना चाहते हैं 2 ऑफिस में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो 7 वेज ऐसे हैं जिसमें आप इन एम्प्लॉइज को जो है वो 2 ऑफिस के अंदर प्लेस कर सकते हैं। और ये वो तरीके हैं जिसमें आप 4 एम्प्लॉइज को 3 ऑफिस में प्लेस करते थे, लेकिन यानी कि आपकी नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो 3 है। पहले में ए बी रखा, फिर सी रखा, फिर डी। तो इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपने जब बनाए तो ये नंबर ऑफ वेज जो इसमें बनेंगे इन 2 रोज में जो लिखे हुए हैं, जिसमें आप ये कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को जो है वो तीनों ऑफिस के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो 6 वेज बनेंगे। तो 6 + 7 + 1 जो है ये अगेन आपके पास 14। तो ये छोटी एग्जांपल हमने इसलिए ली थी कि इस एग्जांपल को हम जो है वो एनालिटिकली भी देख सके, सॉल्व करके भी देख सके, यानी एन्यूमरेट करके देख सके कितने वेज हैं और क्या वो हमारे फार्मूले के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर आपके पास कोई बड़ी एग्जांपल लाइक आपने 50 एम्प्लॉइज जो है उनको प्लेस करना है इन सम ऑफिसेज, तो फिर आप सिर्फ फार्मूले से तो उसको कर सकेंगे, लेकिन उसको एन्यूमरेट करना जो है मुश्किल हो जाए। उसके बाद ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स इनटू इनडिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस। ये हमारा आखिरी केस है जहां पे हम जो इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स है उनको इनडिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस के अंदर डालते हैं। लाइक आपके पास 6 कॉपीज ऑफ द सेम बुक है, यानी एक ही बुक है उसकी 6 डिफरेंट कॉपीज हैं और उसको आपने 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर प्लेस करना है, जिसमें एक बॉक्स में एक से ज्यादा बुक्स भी आ सकती हैं और कोई बॉक्स जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं है, तो ये इंटीजर पार्टीशनिंग का प्रॉब्लम है जो कि अभी भी अंडर स्टडी है। तो इसको भी, इस तरह की प्रॉब्लम जो है उनको भी हमें एन्यूमरेट करके ही देखना पड़ता है। तो उसकी एन्यूमरेशन क्या होगी कि सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि 6 जो कॉपीज हैं उसको एक बॉक्स में डाल दें, या 5 को एक में डाल दें और एक कॉपी जो है उसको सेकंड बॉक्स में डाल दें, या इसको 4 2 कर दें, या 4 और उसके बाद 2 जो था उसको डिकम्पोज करके 1 1 कर दें। और उसके बाद 4 के साथ जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो हमने बना लिए। उसके बाद हम 3 3 करते हैं, 3 करने के बाद यानी 3 पहले बॉक्स में, 3 दूसरे बॉक्स में। उसके बाद जो दूसरा 3 है उसको हम तोड़ देते हैं, 3 2 1 कर देते हैं। इसी तरह ये 2 को दोबारा तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 1 1, यानी पहले बॉक्स में 3 किताबें होंगी, दूसरे में 1, तीसरे में 1 और चौथे में 1। उसके बाद 3 के कॉम्बिनेशन जो है वो हमने देख लिए, एन्यूमरेट कर लिए। उसके बाद 2 वाले कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 और 2। उसके बाद 2 2 और 1 1 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका क्लोज फॉर्म फार्मूला हमारे पास नहीं है, इसको हमें एन्यूमरेट करना पड़ता है। उसके बाद है एक और कॉम्बिनेशन की एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल आपके पास एक n बाई n का जो है वो स्क्वायर है और उसमें इस तरह से जो है वो लाइंस वर्टिकल हैं और हॉरिजेंटल हैं, और आपने का काम ये है कि आप यहाँ पे खड़े, यानी बॉटम लेफ्ट के ऊपर खड़े हैं और आपने यहाँ पे पहुंचना है। और आपके पास जो मूव्स हैं जो आप कर सकते हैं, या आप राइट जा सकते हैं या आप अप जा सकते हैं, एक स्टेप राइट जा सकते हैं या आप अप जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने n स्टेप्स अप जाना है और n स्टेप्स जो है वो राइट जाना है। तो आपके पास कितने स्टेप्स में आप जो है वो अपने गोल पे पहुंच जाएंगे, यानी अपर राइट कॉर्नर पे पहुंचने के लिए आपको 2n स्टेप्स जो चाहिए, जिसमें से n स्टेप्स जो है वो राइट पे जाएंगे और n स्टेप्स जो है वो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अ स्ट्रिंग ऑफ n आवर्स, यानी राइट साइड पे n दफा मूव करना है और n यूज यानी अप साइड पे आपने जो है n दफा मूव करना है। तो कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स बनेंगी जो आपको अपने जो जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर ले जाए। तो आपके पास जो है वो टोटल 2n मूव्स हैं। 2n में से आपने n जो है वो चूज करनी है, n चूज कर लें r के लिए, और बाकी n जो है वो आपके लिए बच जाएंगी, आपके साथ फिल हो जाएंगी। या आप 2n में से n चूज कर लें
u के लिए और बाकी जो n है वो r के साथ फिल हो जाए। तो इसका फार्मूला जो होगा वो n टू एन चूज n हो जाएगा, यानी 2n में से 2n में से आप n चूज कर लेंगे फॉर वन काइंड, और बाकी जो होंगे n आपके पास होंगे वो दूसरी तरह के जो मूव है उसके साथ फिल हो जाएगा। लाइक अगर ये स्ट्रिंग है, इसमें से मैं r के लिए n चूज कर लेता हूँ, तो बाकी जो सारी पोजीशन है वो u के साथ फिल हो जाएंगे। यहाँ अगर मैं u के लिए जो है वो चूज कर लेता हूँ, तो बाकी सारी पोजीशन जो है वो r के साथ फिल हो जाएंगे। उसके बाद है पास्कल्स आइडेंटिटी। पास्कल आइडेंटिटी ये कहती है कि आपके पास n+1 चूज के जो है दिस इज इक्वल टू n चूज के -1 प्लस n चूज के, और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k होनी चाहिए। यूजुअली हमारे पास कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम है उसमें जो जब हम n चूज के करते हैं तो n जो है वो ज्यादातर k से जो है वो बड़ी वैल्यू होती है या उसके बराबर होती है। तो इसको प्रूफ देखने के लिए हम ये कहते हैं कि लेट x बी ए सेट ऑफ विद n एलिमेंट्स, और देयर इज एन एलिमेंट a दैट इज नॉट इन x। ठीक है, यानी कि x एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है और a जो है वो x का पार्ट नहीं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि देन c n+1 k इज द नंबर ऑफ k एलिमेंट सबसेट्स ऑफ y, जहाँ पे y जो है वो किसके बराबर है, वो x यूनियन a के बराबर है। यानी y जो है वो x के सारे एलिमेंट है उसमें, और प्लस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि a एलिमेंट है। एलिमेंट a जो है वो भी y का हिस्सा है, लेकिन एलिमेंट a जो है वो x का हिस्सा नहीं, x यूनियन a जो है वो y के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि y जो होगा उसमें n+1 एलिमेंट्स होंगे, और ये वाली जो वैल्यू है n+1 चूज के जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो y के जितने भी सबसेट्स होंगे जिनका साइज k होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ साइज k ऑफ y उसको रिप्रेजेंट करेगी n+1 चूज के। अब ये जो k साइज के सबसेट हैं ये दो तरीके से चूज हो सकते हैं। ठीक है, दो डिसजॉइंट क्लासेस ऐसी हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि सबसेट्स ऑफ y नॉट कंटेनिंग a, तो जो y के सबसेट जिसमें a नहीं आ रहा तो वो अल्टीमेटली x के सबसेट ही होंगे, क्योंकि x में a अगर शामिल कर दें तो y बन जाएगा। तो a के बगैर अगर आप y के सबसेट लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप x के सबसेट ले। तो x के सबसेट क्या होंगे ऑफ साइज के, वो आ जाएंगे n चूज के बराबर। इसी तरह दूसरे इसकी क्लास ये होगी कि सबसेट्स ऑफ y कंटेनिंग a, इसको आपने हासिल करना है कि यानी आपने y के वो सबसेट लेने हैं जिसमें k शामिल है। तो आप ये करें कि k-1 एलिमेंट सबसेट ले लें x के। ठीक है, यानी कि k-1 एलिमेंट सबसेट ऑफ x ले लें और उनके साथ a जो है उसको अपेंड कर दें। तो k-1 एलिमेंट सबसेट ऑफ x जो है वो कितने वेज में आ सकते हैं, वो इतने वेज में आ सकते हैं कि n चूज k-1, यानी जो n एलिमेंट्स थे x के उसमें से आपने k-1 चूज किया और उसके साथ जो है उसको k बनाने के लिए आपने a को अपेंड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि n+1 चूज k जो है वो किसके बराबर होगा, n चूज k-1 प्लस n चूज के। और n चूज के यहाँ पे क्या था कि आप x के सबसेट ले रहे थे जिसमें यानी x में तो ये शामिल नहीं है, तो उसके k साइज के सबसेट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ये कर रहे हैं इस साइड पे कि आप जो है वो x के सबसेट ले रहे हैं ऑफ साइज k-1 और उसमें साथ में a अपेंड कर रहे हैं ताकि उसका साइज जो है वो k हो जाए। तो ये दोनों चीजों के बराबर है, तो यहाँ से आपकी पास्कल आइडेंटिटी जो है वो प्रूव होती है। उसके बाद पास्कल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को अगर आप बनाने का तरीका देखें तो उसमें आप ये देखेंगे, इस साइड पे अगर आप देखें, राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, कि इसमें अगर आप ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको देखें तो सारी वैल्यूज जो है 1 है। ठीक है, टॉप पे भी 1 है, ये भी चूंकि साइड्स बन रही हैं ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी साइड बन रही है ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये इसके ऊपर जो दो वैल्यू आ रही है यानी जिनके दरमियान में ये लाई कर रहे हैं इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी। इसी तरह
ये साइड्स हैं ये 1 होंगी, ये भी साइड है ये 1 होगी, और ये वैल्यू जो है इससे ऊपर वाली जो 2 वैल्यूज हैं इनका एडिशन होगा। इसी तरह ये वैल्यू जो है ये इससे ऊपर वाली जो 2 वैल्यूज हैं उनका एडिशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम सिर्फ अब नॉन 1 वैल्यूज को देखेंगे कि 4 जो है ये इन 2 वैल्यूज का एडिशन है, इसी तरह 6 जो है ये इन 2 वैल्यूज का एडिशन है, इसी तरह 4 जो है ये इन 2 वैल्यूज का एडिशन है। इसी तरह से ये कंस्ट्रक्ट होती जाती है जितने भी लेवल तक आप इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें। और इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में खास बात ये है कि आप इसकी किसी भी रो के बारे में देख लें, लाइक ये अगर इसकी रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और यहाँ पे आप ये लिखें कि x प्लस वाई रेज टू पावर n। अब n की जो भी वैल्यू होगी उस रेलिवेंट रोज में आप जाएंगे तो वो आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे देगी। लाइक अगर x प्लस वाई रेज पर 3 है तो x प्लस वाई रेज पर 3 के जो कोएफिशिएंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इसकी थर्ड रो से। लाइक ये वाली जो रो है यहाँ से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक्स क्यूब जो है उसके साथ 1 आएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाई जो है उसके साथ 3 आएगा, एक्स वाई स्क्वेयर के साथ जो है वो भी 3 आएगा, और वाई क्यूब जो है उसके साथ जो है 1 आएगा। तो इसी तरह से आपने कोएफिशिएंट जो है वो किसी भी पावर के लेने हैं तो आप पास्कल ट्रायंगल से भी ले सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशंस के साथ ही बनता है। और ये जो है आप प्लस क्यों करते हैं, बेसिकली प्लस जो हम कर रहे हैं ये पास्कल आइडेंटिटी की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप एग्जांपल दें तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 जो है वो कैसे बना, वो 15 और 6 को ऐड करने के बाद बना। और 15 और 6 को आप ऐड क्यों कर सकते हैं, वो सिर्फ पास्कल आइडेंटिटी की वजह से कर सकते हैं कि 7 चूज 5 इज इक्वल टू 6 चूज 5 प्लस 6 चूज 4। तो ये वाली वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रेलिवेंट एंट्री है पास्कल ट्रायंगल में वो बने। उसके बाद है वेंडर मोंडेज आइडेंटिटी। इसमें ये है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं और वो नॉन नेगेटिव है एम एन और आर, वेयर आर नॉट एक्सीडिंग आइदर एम और एन, यानी आर जो है वो एम और एन दोनों से छोटा है, तो एम प्लस एन चूज आर जो है वो किसके बराबर होगा, ये सम के बराबर होगा के 0 टू आर, और एम चूज आर माइनस के और एन चूज के, इन दोनों के प्रोडक्ट के और समेशन होगी ओवर आर के बराबर। तो इसका प्रूफ अगर हमने करना है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सपोज दैट देयर आर m आइटम्स इन वन सेट, यानी एक सेट है उसमें m एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है उसमें n आइटम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक r एलिमेंट फ्रॉम द यूनियन ऑफ दिस सेट। और साथ में हमें ये भी शायद लिखना पड़ेगा कि ये दोनों सेट्स जो है डिसजॉइंट हैं, क्योंकि अगर m प्लस n जो है उनके यूनियन की जो कार्डिनलिटी है तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो m प्लस n चूज r जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों सेट्स के यूनियन में से आपने r एलिमेंट्स जो है वो सिलेक्ट करना। अब अगर आपने दोनों सेट के यूनियन में से r एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एलिमेंट एक जो उसका k एलिमेंट्स एक सेट में से चूज कर लें और n माइनस k एलिमेंट्स जो है यानी r माइनस k एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में से चूज कर। लाइक हमारा मकसद ये था कि हमने m प्लस एन में से r एलिमेंट चूज करने हैं, जहाँ पे m जो है वो सेट 1 का साइज है, n जो है वो सेट 2 का साइज है। तो हम ये कर सकते हैं कि r माइनस के एलिमेंट्स जो है वो एक सेट में से चूज कर लें, यानी पहले सेट में से, और दूसरे जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे सेट में से चूज कर लें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो आपस में बराबर होंगी। द टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक r एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनियन आल्सो इक्वल्स m प्लस n चूज r, जहाँ पे k जो है वो 0 से r तक जा रहा है और आप समेशन कर रहे हैं ओवर k, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी जो है वो प्रूव होती है। इससे एक जो कॉन्सिक्वेंस या एक कॉरोलरी जो है वो आप डिड्यूस कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर आप m को
और m इक्वल्स n हो जाए आपका और ये इक्वल्स r हो जाए, m इक्वल्स n इक्वल्स r हो जाए, तो ये वाली चीज जो है ये हमारे पास बन जाएगी। m प्लस n चूज r जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n चूज n। और राइट साइड पे समेशन के अंदर क्या चीज आ जाएगी, वो ये आ जाएगी m जो है चूंकि ये भी n के बराबर है, n चूज r को भी हमने कहा था ये n के बराबर है, n चूज n माइनस k, n चूज n माइनस k, और दूसरा साइड पे n चूज k जो है वो उसी तरह से आ जाएगा, n चूज k जो है ये इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें ये पता है कि n चूज n माइनस k जो है वो n चूज k के बराबर है, तो इसको भी हम n चूज k लिख सकते हैं। तो दो दफा n चूज k लिखा हुआ है तो n चूज k का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने किया हुआ है कि 2n यानी m को भी n के बराबर रख दिया, 2n आ गया, यहाँ पे r को n के बराबर रख दिया, लाइक यहाँ पे था m प्लस n, जब m जो है n के बराबर होगा तो m प्लस n प्लस n हो गया यानी 2n हो गया, r को जब n के बराबर रखा यहाँ पे आपके पास n आ गया, तो ये जो है चीज सिंप्लीफाई होके n चूज के का स्क्वायर बन गया, जहाँ पे n जो नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेटरिक्स का जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ जो है वो हम शुरू करें।